सो वेलकम टू जीएस प्लेनेट, माई सेल्फ नाजुक फोगाट। जैसा कि बच्चे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम। अब उसका हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, पार्ट बी। जैसा कि आपको पता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट बेटा क्या है, रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सेल। सेल के फंक्शंस, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन के बारे में बेटा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में। आफ्टर दैट बच्चे क्या है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चे, ये अपने फर्दर टॉपिक्स हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। ठीक है, अब हमें आज की क्लास में क्या कवर करना है, कंटेंट कि आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। देखिए बेटा, आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेल, कि सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेल क्या है, क्या उसका फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, इन सब से डील करेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट अपना ये होगा बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि किसने सेल थ्योरी के बारे में बताया था, क्या क्या उसके अंदर पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। अब धीरे धीरे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, हम इंट्रोडक्शन समझ चुके थे, अब फर्दर इन टॉपिक्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चे हम देखते हैं सबसे पहले सेल, कि सेल क्या है। सेल इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हम शुरू से पढ़ते हैं बेटा कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ठीक है बेटा, अब क्यों बोलते हैं इसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज देखो बेटा, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चे कि इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है। देखो बच्चे, जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है हमें, कि हमें एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को सीमेंट दे दूँ, ब्रिक्स दे दूँ, एवरीथिंग जो जो उस बिल्डिंग में यूज़ होगा सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दूँ, लेकिन क्या ना दूँ, क्या नहीं दूँ बच्चे, लैंड। क्या ना दूँ, लैंड। अगर मैं आप लोगों को लैंड नहीं देती हूँ तो आप कैसे बनाओगे बिल्डिंग को, सारा सामान तो आप लोगों के पास है, लेकिन आप उसको नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो क्या है बच्चे, बेस है। क्या है, बेस। अगर आप लोगों के पास बेस नहीं है तो हम ढांचा तैयार नहीं कर सकते किसी भी चीज का, ठीक है। वैसे ही इसीलिए बोला है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, कि सेल है वो अपनी बॉडी का ढांचा बनाती है और उसके अंदर जितने भी फंक्शन है उन सबको परफॉर्म करती है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, कि सेल के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जैसे जैसे हम बड़े हो गए तो अपनी जो पढ़ाई है उसका लेवल भी इंक्रीज होता जाता है ना। वैसे अब लेवल इंक्रीज हो गया तो हम इसको और एडवांस में पढ़ेंगे, ठीक है, एडवांस चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अपना, सेल आर मिनिमल सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ लाइफ। सेल आर मिनिमल सेल रिप्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ लाइफ। दिस वन बच्चे, कि सेल क्या है, सेल क्या है, ऐसी मिनिमल रिप्रोड्यूसिंग यूनिट है। अब इसको समझते हैं कैसे बेटा। देखो, इसमें ये बोल रहा है कि एक सेल है,
एक सेल है जो वो कैपेबल है मल्टीप्लाई करने के लिए और प्रोलिफरेट करने के लिए, अपना नंबर इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, ऑल सेल हैव पावर टू मल्टीप्लाई एंड प्रोलिफरेट, डिवाइड कर सकती है, अपने नंबर को इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम किसी कल्चर मीडिया में एक सेल को आइसोलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक सेल को आइसोलेट कर लिया। अब हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद कि ये सेल है ना, इन्होंने अपनी कॉपी बना ली, बहुत सारी कॉपीज की फॉर्मेशन हो गई। सेल ने क्या बना ली, अपनी कॉपीज बना ली। क्यों? क्योंकि क्या है इसके पास, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग पावर। क्या है? सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग पावर। अपनी सेल के अंदर बेटा सेल्फ रेप्लिकेशन करने की पावर होती है। रेप्लिकेशन से हम क्या समझते हैं, कॉपी बनाना। एक ये सेल है, ऐसे ही दूसरी बना देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है अपनी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए प्रेजेंट है जो कि क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो सेल के पास जितने भी एसेंशियल एंजाइम हैं उसको अपनी कॉपी बनाने के लिए जो रिक्वायर होंगे, जो जिनकी जरूरत पड़ेगी, वो सारे हैं एक सेल के पास। ठीक है, अपनी कॉपी बनाने के लिए जितने एंजाइम एक सेल को चाहिए, एक सेल के पास वो सभी हैं। इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, अपने नंबर को इंक्रीज कर सकती है, अपने नंबर को बढ़ा सकती है। इसीलिए बोला है मिनिमल सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, genetic information transmission is crucial for cell reproduction। जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होना, एक सेल है उसके अंदर डीएनए है, उसका ट्रांसमिट होना जब वो रेप्लिकेट करती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका एक रोल है सेल का। बेटे हम इसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इस सेल को बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करके चल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमें ये एडवांस में समझना होगा। नेक्स्ट, सेल स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन डबल स्टैंड डीएनए जीनोम, है ना बेटा। हमें पता है अपनी बॉडी के अंदर हमें अपनी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो सेल के अंदर डीएनए की फॉर्म में होती है। और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। वही इसने बोला है जो है सेल वो स्टोर करेगी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, डबल स्टैंड डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बच्चे जीनोम, जेनेटिक मटेरियल को ही क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। ठीक है, अब अपनी सेल है उसके पास ही तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। समझे अभी कि सेल स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन डबल स्ट्रैंड डीएनए जीनोम। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, सेल फंक्शन एज बायोकेमिकल। यहां से बेटा ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे अब हम। बायोकेमिकल फैक्ट्रीज विद फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या बेटा, सेल फंक्शन एज बायोकेमिकल फैक्ट्रीज विद फ्री एनर्जी। हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि भाई सेल के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे पाथवे चलते हैं, जैसे टीसीएस साइकिल, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, बहुत सारे पाथवे चलते हैं। बेटा धीरे धीरे हम उन पाथवे को भी कवर करेंगे जब आगे बढ़ते जाएंगे। अभी के लिए हमें ये समझना है कि एक सेल है उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, कुछ बायोमोलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है और कुछ बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, अब ये बायोमोलिक्यूल फैक्ट्रीज क्यों बोला गया है, क्योंकि सेल के अंदर विद इन दी सेल बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, वहीं से बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, फिर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, विद फ्री एनर्जी। सेल बेटा, सेल के अंदर एनर्जी फ्रीली प्रेजेंट होती है, बाउंडेड फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, इसीलिए बोला गया है सेल फंक्शन एज बायोकेमिकल फैक्ट्रीज विद
फ्री एनर्जी कि जितनी भी रिएक्शन होती हैं उसकी फैक्ट्री है सेल। फैक्ट्री क्या होती है? जहाँ से पूरा कलेक्शन, पूरा सामान आता है। जैसे कि भाई कोई डोल बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ वहीं से तो आएंगी, फिर ही छोटी छोटी शॉप के ऊपर जाती है ना। ऐसे ही बायोकेमिकल फैक्ट्री है, पहले यहाँ पे सारा काम होगा, बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, आफ्टर दैट हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, पॉलीमर्स कैटेलाइज सेल रिएक्शंस एंड कंट्रोल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा, फिर से देखते हैं। प्रोटीन, अमाइनो एसिड, पॉलीमर्स कैटेलाइज सेल रिएक्शंस एंड कंट्रोल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब समझते हैं बेटा। सबसे पहला जो प्रोटीन होते हैं, बायोमोलिक्यूल, अमाइनो एसिड भी बायोमोलिक्यूल है, हमने पढ़ा था। अमीनो एसिड्स क्या है? माइक्रो, है ना, पिछली क्लास में याद करो पीछे का, क्या है? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स है ना, माइक्रो है। और प्रोटीन क्या है? मैक्रो है, लार्ज, बड़े। ठीक है बेटा, प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से ही मिलके बनते हैं, हमने ये प्रीवियस क्लास में समझ लिया था। अब इसने बोला प्रोटीन, अमाइनो एसिड, पॉलीमर्स कैटेलाइज सेल रिएक्शन। ये क्या करेंगे? कैटेलाइज करेंगे सेल रिएक्शन को। ठीक है, जितने भी ये प्रोटीन्स होते हैं, ये इनके अंदर बेटा देखो, समझते हैं कि ये सेल है, इसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। कुछ बायोमोलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होगा, कुछ का फॉर्मेशन होगा। जैसे समझो अमाइनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, कुछ एनर्जी रिलीज हुई है ना, कुछ फिर एनर्जी कुछ कंज्यूम भी होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर, है ना बेटा, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। तो कैटेलाइज, ठीक है, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं बेटा, जितने भी प्रोसेस होंगे अपने, इसी के अंदर क्या होंगे? कैटेलाइज्ड होंगे। ठीक है, ठीक है, जितने भी प्रोसेस होंगे बेटा, एक सेकंड, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, यहाँ पे समझते हैं बेटा। ये सेल है, जितने भी इसके अंदर, जैसे अमाइनो एसिड है, इससे अगर प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई है तो कुछ एनर्जी क्या है? कंज्यूम हुई है ना। अगर क्या कहते हैं, एनर्जी की फॉर्मेशन हुई है या फिर एनर्जी रिलीज हुई है, यही तो प्रोसेस होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर। यही तो हमें पढ़ना है कि उसको कैटेलाइज करते हैं। ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। जैसे कैटलिस्ट क्या होता है? एंजाइम। बायोलॉजी के अंदर कैटलिस्ट का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? एंजाइम। कैटलिस्ट क्या होते हैं? और जो किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, आगे प्रोसीड कराते, एनहांस कराएंगे रिएक्शन को। ठीक है, कि किसी भी रिएक्शन को एनहांस कराना, ये सारे फंक्शंस कौन करेंगे? ये बायोमोलिक्यूल्स ही करेंगे बेटा। दूसरा क्या उसने बोला? सेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम। ट्रांसपोर्ट से हम क्या समझते हैं? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, है ना, ट्रांसपोर्ट यही बोलते हैं ना, कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ठीक है, अब देखो अपनी ये सेल है, हमें पता है बेटा, सेल के बाहर क्या होती है? आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसी के थ्रू बाहर से जो कोई मटेरियल है वो सेल के अंदर आता है ना, सेल के अंदर आता है। बाहर से कोई भी मटेरियल है, एक्सटर्नल मटेरियल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही सेल के अंदर आएगा। अब यहाँ पे किसके थ्रू आते हैं? ठीक है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि चैनल और कैरियर की तरह रोल प्ले करते हैं। उसी की हेल्प से ये कोई मटेरियल जो बाहर से अंदर आना है वो आते हैं कैरियर और चैनल की हेल्प से। ठीक है बेटा, इसलिए ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल का। DNA determine cell chemistry, a common feature in all cells। ठीक है, DNA, अब देखो बच्चे,
हर एक ह्यूमन बीइंग को देखो, मेरे पास भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, है ना? किसी की आंखों का कलर, हेयर्स का कलर वो वेरी कर सकता है ना। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सभी के पास हाथ, पैर, नाक, कान उतने ही हैं, है ना, सेम है, लेकिन आई का कलर वेरी करता है, हेयर्स का कलर वेरी कर सकता है, स्किन कॉम्प्लेक्स वेरी कर सकता है, स्किन का कलर वेरी कर सकता है। तो इसने बोला कि 99% जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सबका क्या होता है, सिमिलर होता है। क्या होता है, सिमिलर होता है। 1% वेराइटी होती है, क्या होती है, 1% वेराइटी। 1% वेराइटी की वजह से ही आईज का कलर, स्किन का कलर और हेयर्स का कलर चेंज होता है, ठीक है, अलग होता है सबका। नेक्स्ट, all cells share a common ancestor over 3.5 billion ईयर अगो। कि भाई ओरिजिन कब हुआ, कब हुआ ओरिजिन, 3.5 बिलियन ईयर अगो। ओके, अब देखो इस टेबल से समझते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है बच्चे, अब सही है। देखो अब समझते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चे। अब ऑर्गेनिज्म को भी हम 2 टाइप से पढ़ते हैं, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब सबसे पहले इसको देखते हैं हम, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। किसको देखेंगे बेटा, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल बेटा, वायरसेस एंड विरोइड्स। क्या है, वायरसेस एंड विरोइड्स। अब सोचो क्या डिफरेंस है वायरस और विरोइड के अंदर, सोचो बच्चे जल्दी जल्दी। कि वायरस और विरोइड के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो मैम बताती हैं आपको क्या डिफरेंस है। वायरस क्या है, कंप्लीट आइडेंटिटी है। क्या है, कंप्लीट आइडेंटिटी। क्या है बच्चे, कंप्लीट आइडेंटिटी। ध्यान करेंगे इसको बिल्कुल फोकस करके। ये क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या होगा बच्चे, दूसरा डिफरेंस होगा जो वायरस हैं, वायरसेस हैं, उनके ऊपर, ठीक है, प्रोटीन की कोटिंग प्रेजेंट होती है, उनके पास प्रोटीन की कोटिंग प्रेजेंट होती है। लेकिन विरोइड्स के पास प्रोटीन कोटिंग प्रेजेंट नहीं होती, अब्सेंट होती है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ये बेटा, अब हमें सभी को पता है जो वायरस है बेटा डिजीज तो कॉज करेंगे, है ना, बीमारियां तो लाते ही हैं वायरस। जैसे सभी को पता है कोरोना वायरस के बारे में, तो किसको नहीं पता, सबको पता है ना, कितना परेशानी दी है कोरोना वायरस ने हमें, है ना। वैसे ही वायरस क्या करते हैं, इन्फेक्शन कोज करते हैं। क्या करते हैं, इन्फेक्शन कोज। लेकिन जो विरोइड्स होते हैं वो भी इन्फेक्शियस होते हैं, इन्फेक्शन कोज करते हैं, लेकिन ये हाई लेवल पे, ये ज्यादा इन्फेक्शन कोज करते हैं, ये कम इन्फेक्शन कोज करते हैं बेटा, ठीक है। ये ज्यादा करते हैं बेटा, ये थोड़ा कम इन्फेक्शन कोज करते हैं। एक और डिफरेंस है इनके बीच में कि विरोइड्स मेनली किसके अंदर इन्फेक्शन कोज करते हैं, प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन कोज करते हैं। क्लियर। अब मूव करते हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है। अब ये बेटा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स,
एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑन द, इसको डिफरेंशिएट किया है किसके बेस पे? न्यूक्लियस के बेस पे। किसके बेस पे बेटा? न्यूक्लियस के बेस पे। देखो पी, पी से पुराना, पुराने टाइप का। ठीक है क्या? पी, पी से क्या समझेंगे बच्चे? पुराना टाइप का। ठीक है, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव न्यूक्लियस, पुराने टाइम पे जैसे अब फैसिलिटीज ज्यादा है वैसे फैसिलिटीज भी कम होती थी, ऐसे ही नहीं छोटी छोटी चीजों से हम रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, कि भाई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रीमिटिव, इसके पास क्या होता है? नेक्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, नॉन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहर आउटर मोस्ट लेयर जो ये होती है, न्यूक्लियस के बाहर आउटर मोस्ट लेयर, ये क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होगी बच्चा? देखो फिर से देखो, ये न्यूक्लियस होता है सेंटर में, न्यूक्लियस है, इसकी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होगी बेटा? एब्सेंट होगी। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स के पास क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोट्स के केस में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होगी, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, कि सेल के नंबर के बेस पे देखते हैं हम, ऑर्गेनिजम्स को ही पढ़ रहे हैं ना, अलग अलग तरह से अलग अलग पॉइंट लेके उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर है ना, टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनी मीन्स सिंगल सेल, यूनिक है ना, बिल्कुल एक ही सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। मल्टी मीन्स मैनी, ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब यूनिसेलुलर क्या है बेटा? एग्जाम्पल देखते हैं, अमीबा है ना, पैरामीशियम, इसके एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर के। क्या है बेटा? अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, ये क्या बेटा? जितने भी फंक्शन होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग एक ही सिंगल सेल परफॉर्म करती है। ठीक है बेटा, इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी सेल की है, ना किसी एक्सटर्नल चीजों की जरूरत है, किसी रिएक्शंस की, कि भाई अलग अलग सेल ही अलग अलग रिएक्शन करेंगी, ऐसी कोई नीड नहीं है। एक ही सेल है, सारी रिएक्शन करेगी। ठीक है बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड मल्टी सेलुलर हमें पता है, सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म है ना, ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स। हायर ऑर्गेनिज्म, लार्ज एनिमल्स, लार्ज प्लांट क्या होते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर, डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे अपने न्यूरॉन सेल प्रेजेंट होती है नर्वस सिस्टम में, उसका अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग फंक्शन होता है ना, वैसे ही प्लांट के अंदर भी अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल होती हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब बेटा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, उनको भी हम टू टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, टू टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखते हैं हम इधर, मल्टी सेलुलर। ठीक है, यहीं देख लेते हैं इसी स्लाइड में। ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स। ठीक है, ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स। ठीक है, क्लियर बेटा? ऑटोट्रोप्स जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके फूड की फॉर्मेशन कर लेते हैं और एनर्जी गेन कर लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स क्या है? अपने ऑटोट्रोप्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ये क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इन्हीं को यूज करके अपना क्या कर लेते हैं? फूड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब हेटेरोट्रोप्स क्या होते हैं? जो इनके ऊपर, ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, अपनी बेसिक जो नीड है न्यूट्रिशन, उसके लिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
अब बेटा हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। अब यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स सेल, ठीक है, इसके पास सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन होती है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उसके अंदर 70% वाटर प्रेजेंट होता है। कितना? 70% ठीक है। और कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, क्या डिफरेंट एलिमेंट्स, 25 डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था किसके बारे में, इन एलिमेंट्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं ना, क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कितने इम्पोर्टेंट है ना। 98% जो ह्यूमन की ड्राई वेट होता है, अपनी बॉडी का जो ड्राई वेट होता है, वो यही एलिमेंट्स बनाते हैं ना, 98% ऑफ मास। क्लियर? नेक्स्ट, वाटर क्या है बेटा? सोलवेंट फॉर एवरी यूकैरियोटिक सेल। वाटर एक सोलवेंट की तरह काम करता है जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर, ठीक है। बेटा हमने ये समझ लिया, अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए कि क्या क्या सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है यूकैरियोट्स के अंदर, इसके बारे में हम पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। स्काइडन एंड स्वार्म, क्या बेटा? स्काइडन एंड स्वार्म, ठीक है। इसने 1839 में, इसने बेटा 1838 के अंदर, ठीक है। ये क्या थे? बोटनिस्ट थे। क्या थे? बोटनिस्ट थे। ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, ठीक है बेटा। स्काइडन क्या थे? जर्मन बोटनिस्ट थे। और स्वार्म क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। अब बोटनिस्ट क्या होता है? जो बोटनी की पढ़ाई करता है। जूलॉजिस्ट जो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखिए, इसने 1838 के अंदर बताया था और इसने 1839 के अंदर बताया था। क्या बताया था? सीधी सी बात है, स्काइडन ने तो किसके बारे में पढ़ा होगा? प्लांट्स के बारे में। स्वार्म ने किसके बारे में पढ़ा होगा? एनिमल्स के बारे में। इसने बताया ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। क्या बताया बेटा? ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स, कंपोज्ड ऑफ, बने हैं, है ना, कि जितने भी प्लांट्स हैं सभी सेल और उनके ही प्रोडक्ट से बने हैं बच्चे। यही बताया है स्काइडन ने अपनी सेल थ्योरी के अंदर कि जितने भी प्लांट हैं सभी सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद स्वार्म ने क्या बताया? स्वार्म जूलॉजिस्ट थे उन्होंने, लेकिन उन्होंने प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व किया था, ठीक है। ये याद रखना है कि प्लांट सेल को भी किसने? स्वार्म ने ऑब्जर्व किया था। उसने क्या देखा कि भाई प्लांट बने तो सेल से है, कुछ है जो इनकी पूरी बॉडी के अंदर रिपीटेड यूनिट है ना, फंक्शनल यूनिट है। लेकिन उसने क्या देखा बेटे? देखिए ध्यान से, उसने देखा कि दो सेल को डिफ्रेंशिएट कर रही है, दो सेल को अलग कर रही है, एक लेयर प्रेजेंट है बीच में, ठीक है। दो सेल्स के बीच में एक वॉल प्रेजेंट है, एक लेयर प्रेजेंट है, जिसको हमने फिर आगे हम उसको किस नाम से बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किस नाम से बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे हम आगे उसको, ठीक है। किसने बताया था? स्वार्म ने, कि कुछ तो है जो दो सेल को अलग कर रहा है। इसीलिए बेटा कहा जाता है कि सेल वॉल के बारे में, प्लांट के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? स्वार्म ने बताया था। बेशक वो जूलॉजिस्ट थे, बेशक से वो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते थे, लेकिन
सेल वॉल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था बेटा? स्वाम ने बताया था। ठीक है, और क्या बताया स्वाम ने कि भाई जितने भी एनिमल हैं सभी की बॉडी किससे मिलके बनी है बेटा? सेल और उनके प्रोडक्ट से। ऑल एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। ठीक है, यही तो बताया, स्वाम ने भी यही बताया। ठीक है, तो इनको कंबाइनली हम क्या बोल देंगे? ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सभी सेल से और उनके प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। यही तो बताया। अब आगे देखते हैं। लेकिन बेटा कुछ चीजें बता नहीं पाए, कुछ ड्रॉबैक्स थी, है ना, कि भाई कहाँ से आई ये सेल, है ना। जैसे अपने दिमाग में कभी कभी ख्याल आता है ना, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, वैसे कि ये कहाँ से आया। अपने दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि हम कहाँ से आए। ये सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं एक भाई। तो इसने क्या बताया? किसने? रोडोल्फ वर्चाओ ने। किसने बताया? रोडोल्फ वर्चाओ ने 1855 के अंदर। ठीक है, इन्होंने फिर बताया कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, कि जितने भी सेल है ना वो पुराने से ही बने हैं। प्रीमिटिव, पहले से जो सेल हैं उसी से बने हैं। ठीक है, ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, किसके थ्रू? देखो इस लाइन को पढ़ के समझते हैं एक बार फिर से। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो सेल हैं। अब किसके थ्रू बनेंगे, है ना? किसके थ्रू? डिवीजन के थ्रू। हमें पता है कि सेल के पास क्या होती है? कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, क्या करने की? डिवाइड करने की, है ना, हम सबको पता है। सो सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू डिवीजन। ठीक है, देखो बेटा ये एक सेल है, ये फिर डिवाइड करके दो न्यू सेल्स बना देगी। ठीक है, ओल्ड वन, न्यू वन। ठीक है, न्यू डॉटर सेल। यही तो बताया था वर्चाओ ने कि भाई प्री एग्जिस्टिंग सेल है, ये तो पहले से थी, वो क्या बना देगी? दो नई सेल बना देगी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट, ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अस ऑफ सेल, मेड अस नहीं आएगा, मेड ऑफ सेल, कि भाई जितने भी सेल, ये तो हम समझ भी चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सेल से ही मिलके बने हैं। ये 2 पॉइंट ही बताए गए थे बेटा सेल थ्योरी के अंदर। ठीक है, कि भाई क्या था कंक्लूजन? कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी सेल और उनके प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। और दूसरा था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, अब नेक्स्ट, सेल आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो हम कभी से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है सेल? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करके इसको समझते हैं कि भाई फंक्शनल, कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती हैं, वो सभी सेल के अंदर होंगी। तो क्या है? सेल फंक्शनल यूनिट होगी, है ना, और ढांचा प्रोवाइड करता है, पूरा फ्रेमवर्क बनाता है अपनी बॉडी का, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए। बेटा सभी के अंदर, सबके अंदर सेल क्या है? सेल तो बेटा हमने समझ लिया, अब क्या है? हमें डीएनए के बारे में पढ़ना है। डीएनए पे फोकस करेंगे कि भाई जितनी भी सेल है सभी सेल के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल किसकी फॉर्म में है? डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सब के अंदर बेटा कोई अलग नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये परफेक्ट डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया जाता है ना, उसके बाद ही तो थ्योरी आती है, उसके बाद ही तो आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। तो इस क्या है बेटा? सेल्स जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। ऑल सेल परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी, है ना। अब सेल पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ रहे हैं ना, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में, जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है एक बारी उसको भी देख लें, आपके कंसेप्ट जो हैं और भी अच्छे से फिर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा था। मेटाबॉलिज्म
क्या था? द प्रोसेस बाय विच फूड एंड ड्रिंक चेंज इनटू एनर्जी। ठीक है, कुछ कैटाबोलिक रिएक्शन होती हैं, ब्रेक डाउन होता है, कुछ एनाबोलिक रिएक्शन होती है जिसके अंदर फॉर्मेशन होती है। वो सारी एक्टिविटी किसके अंदर होंगी बेटा? एक सेल के अंदर होंगी, है ना। तभी तो इतनी इंपॉर्टेंट है सेल, तभी हम पढ़ रहे हैं। अब बेटा थर्ड टॉपिक, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, ठीक है, कि सेल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हमने क्या पढ़ ली? सेल थ्योरी पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, फिर इनका डिफरेंस पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल इज न्यूक्लियोइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोइड, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। बेटा इस चीज पे फोकस करना है बहुत ध्यान से कि भाई मेम्ब्रेन नहीं होती है न्यूक्लियस के बाहर से, ठीक है। क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ठीक है। किसकी फॉर्म में होगा? जेनेटिक मटेरियल किसकी फॉर्म में होगा? न्यूक्लियोइड की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल आउटसाइड मेम्ब्रेन फॉर सपोर्ट, कि भाई सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोकैलेक्स को क्या होती है बेटा? ग्लाइकोकैलेक्स सेल वॉल प्रेजेंट होती है हार्ड कैप्सूल की फॉर्म में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के बाहर हार्ड कैप्सूल की फॉर्म में एक वॉल प्रेजेंट होती है, इसको कैप्सूल ही बोलते हैं। उसका क्या काम होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना और बहुत सी हार्मफुल चीजों से उसको रेजिस्टेंस बनाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब बेटा हमें पता है सेल है, सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज होती है ना, अलग अलग ऑर्गेनेलीज होते हैं। सभी ऑर्गेनेलीज का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे क्या है बेटा, आप देखेंगे हम सेल के अंदर क्या होती है? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होती है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। सेल ऑर्गेनेल है बेटा ये टू टाइप की, क्या बेटा? टू टाइप की, RER, टू टाइप के होते हैं बेटा, RER एंड SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसको रफ क्यों बोला गया है? क्योंकि ER की जब आउटर मोस्ट लेयर है उसके ऊपर जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड SCR बेटा क्या करेंगे? लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? बेसिकली हमें तो राइबोसोम के बारे में देखना है, तो ये वाला पार्ट देखेंगे हम, ठीक है, कि RER जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? क्या? राइबोसोम। क्या प्रेजेंट होंगे बच्चे? राइबोसोम। अब हमें पता है कि भाई राइबोसोम को क्या बोलते हैं? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वहां पे। अब इसको रफ क्यों बोलते हैं? देखो ये सरफेस है बेटा, ये स्मूथ है, इसके ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है ना, स्मूथ हो गया। तो इसे याद करने के लिए बेटा कि समझो कि यहाँ पे मैंने ये पेन रख दिया, ये क्या है? थोड़ा सा रफ हो गया, अब ऐसे जाएगा हाथ। पहले तो इतना इजी था, है ना, स्मूथ था, लेकिन अब क्या है? रफ हो गया, कुछ चीज आ गई ना बीच में, तो समझ लो कि जैसे राइबोसोम, तो इसलिए वो रफ सरफेस हो गया, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये याद करने के लिए है बच्चे, ठीक है। क्या काम होगा राइबोसोम का? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस में, ठीक है। फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं जो मूवमेंट का काम कराएंगी, कोम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लेय प्रेजेंट होती हैं अटैचमेंट के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे जो होते हैं भाई बैक्टीरिया वगैरह जो किसी सरफेस से अटैच होते हैं, उसके अंदर ये जो प्लेयस होती हैं बेटा वो अटैचमेंट का फंक्शन परफॉर्म कराती हैं। नेक्स्ट, लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ठीक है, कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं है, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है ना,
तभी तो बोल रहे हैं पुराना टाइप, कि पुराने टाइप में जैसे बोलते हैं ना अपने पेरेंट्स के, हमारे पास तो इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, आपके पास तो सब कुछ है, वैसे ही इन चीजों को रिलेट करके चलेंगे बेटा कि भाई पुराना है, उसके पास इतनी सारी चीजें नहीं है। जब समझो न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। जब वही मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो इसके पास ऑर्गेनली कहाँ से मेम्ब्रेन बाउंड आएंगी, है ना। तो यहाँ से हम समझ लेंगे इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो न्यूक्लियस, वही क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो बच्चे इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती है। सिंगल सर्कुलर डीएनए मोलिक्यूल, क्या बेटे, सिंगल सर्कुलर डीएनए मोलिक्यूल, ठीक है। हम पढ़ते हैं डीएनए क्या डबल हेलिक्स है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन थ्रू बाइनरी फिजन एंड एसेक्सुअल प्रोसेस, कोई भी परफेक्ट सेल डिवीजन नहीं होता है बच्चे इसके अंदर, तो इतना अच्छे से रिप्रोडक्शन के लिए बेटा इनके पास कुछ इतनी फैसिलिटीज नहीं है। यही समझ रहे हैं ना हम शुरू से ही कि भाई प्रीमेटिव टाइप है ना। तो क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है बेटा। ये एक स्ट्रक्चर है बेटा प्रोकैरियोट्स की बेटा स्ट्रक्चर है। इसमें बताया गया है सेल वॉल है, देखो मैंने बताया था, कैप्सूल्स प्रेजेंट है, फ्लैजिलम प्रेजेंट है, पीलियाइज प्रेजेंट है, एंड डीएनए न्यूक्लियोइड बताया ना, इसने बोला क्या, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम है, मेसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ओके, एंड साइटोप्लाज्म है बेटा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है अपनी प्रोकैरियोट्स की। हाँ बेटा, क्या है नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल। क्या है, यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले है ना, इन दो अलग अलग चीज हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। यहीं से मैम ने अलग से भी डिफरेंशिएट कराना है आपको, कराऊंगी मैं, लेकिन यहीं से करना शुरू कर देंगे क्योंकि बच्चे तो क्या है, स्मार्ट हैं। तो यहीं से शुरू कर देंगे हम कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस विद डीएनए, है ना। प्रोकैरियोट्स के पास तो नहीं था, इसके पास आ गया। क्यों, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है, कॉम्प्लेक्स सेल है ना। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जेल लाइक साइटोप्लाज्म फिल द सेल, ठीक है। समझो ये कोई सेल है, यहाँ ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर आउटर मोस्ट न्यूक्लियर एनवेलप, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट लेयर बेटा, और न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या न्यूक्लियर एनवेलप वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, डेंस जेल लाइक साइटोप्लाज्म। क्या, डेंस जेल लाइक साइटोप्लाज्म। जेल कैसा, वो जेली वाली टॉफी आती थी ना बचपन में, हम सभी ने खाई है, जेली वाली कैंडी आती थी, वैसा ही कुछ जेली जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन फ्री और अटैच, ठीक है। फ्री फॉर्म में भी हो सकता है, अटैच फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन हमें पता है पहली बात के बारे में, पहली लाइन के बारे में हमने पता है कि भाई राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम है, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। साइटोस्केलेटन सपोर्ट एंड मूवमेंट, उसके पास फ्लैजिलम थे मूवमेंट के लिए, है ना, ठीक है। अब इसके पास क्या है, साइटोस्केलेटन है, पूरी अच्छी एक स्ट्रक्चर है, अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। न्यूक्लियर एनवेलप सराउंड द न्यूक्लियस, ये तो मैम ने पहले ही बता दिया है ना, कि जो न्यूक्लियस की बाहर की लेयर, एनवेलप लिफाफा है ना, जो लिफाफे के अंदर कुछ बंद होता है ना, चिट्ठी आती थी ना लिफाफे के अंदर, बाहर से कवर होती थी, है ना, कवरिंग के लिए तो है, सपोर्ट के लिए तो है। न्यूक्लियस के पास बेटा क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। देख लो कितनी सारी फैसिलिटीज है ना, कितनी सारी चीज है ना।
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जब ज्यादा चीजें होती हैं तो चीजें कॉम्प्लेक्स भी हो जाती हैं, ज्यादा फैसिलिटीज हो जाएं तो चीजें कॉम्प्लेक्स भी हो जाती हैं। ये क्या है कि एनिमल सेल स्ट्रक्चर। बट बेटा मैम ने एनिमल इसलिए लिखा है, अपने अंदर क्या है, यूकैरियोटिक सेल है ना, यूकैरियोटिक सेल है हायर ऑर्गेनिज्म, हायर लार्ज एनिमल्स के अंदर, है ना बच्चे। अब इसके अंदर बेटा देखो और भी सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इनको हम ब्रीफली बाद में पढ़ेंगे, आगे धीरे 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 एक एक सेल ऑर्गेनेली को हम टारगेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन हम समझते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो एटीपी की सिंथेसिस करता है, जिसको पावर हाउस ऑफ दी सेल भी बोलते हैं। अब लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, कहाँ है, दिख रहे हैं, हाँ ये रहे लाइसोसोम। लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं जिसके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। ऐसे ही बेटा बहुत सारे अलग अलग क्या हैं, अपने पास सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जिनके क्या होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। बच्चे ये टेबल है एक जो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमें बताएगी। देखिए बेटा मैम ने आपके लिए बहुत ही सुंदर टेबल बनाई है, ठीक है। मैम ने आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर टेबल बनाई है, 3 पॉइंट लिए हैं। सबसे पहले क्या है, कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। एक एक कैरेक्टर को टारगेट करते हुए चलना है हमें। किसको, एक एक कैरेक्टर को टारगेट करेंगे, ठीक है। अब तो मेरे बच्चे वैसे भी स्मार्ट हो गए होंगे क्योंकि मैंने बता दिया उनको कि न्यूक्लियस कैसा है, ट्रू है, फॉल्स है, आउटर मेम्ब्रेन है, नहीं है ना। उसी के बेसिस पे हम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, न्यूक्लियस अब्सेंट भी हो सकता है बेटा बहुत सारे केसेस में, है ना। कुछ लोअर जो होते हैं बैक्टीरियाज वगैरह उनके अंदर एब्सेंट भी हो सकता है, और इसको एब्सेंट इसलिए भी बोला गया है क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है बच्चे। क्या नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। हमने पढ़ी थी लाइन, याद रखना, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। बाउंड्री नहीं है बेटा, कहीं भी घूमेगा, है ना, बाउंड्री कोई है नहीं। इसके पास क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है, इसके पास बाउंड्री है, इसको जो बोला जाएगा वही रहना है और वही काम करना है, इधर उधर नहीं जाना, है ना, क्योंकि इसके पास क्या है, बाहर से बाउंड्री है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है न्यूक्लियस के बाहर से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओरिजिन, ठीक है। कब हुआ था बेटा इसका, 3.5 बिलियन ईयर अगो। एंड यूकैरियोटिक सेल, अब हमें पता है, हम पढ़ते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स है ना वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से ही इवोल्व हुई हैं, है ना। ये पढ़ते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स से ही इवोल्यूशन हुआ है यूकैरियोटिक सेल का। सो 1.5 बिलियन ईयर अगो। साइज, प्रोकैरियोट्स का बेटा 1 to 2 माइक्रोमीटर, इसका 5 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सरफेस वॉल्यूम रेशो, ठीक है। सरफेस वॉल्यूम रेशो, अब मैम आपको बता रही है, शुरू से बता रही है मैम आपको कि भाई इसके पास सारी फैसिलिटीज नहीं है, इसके पास अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिज इतनी नहीं है कि वो स्पेसिफिक फंक्शन कर पाए अच्छे से, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है ना। तो इससे समझेंगे कि जो सरफेस होता है बेटे वो प्रोकैरियोट्स का, समझो ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, ये अपने जितने भी फंक्शन होती है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, जितने भी हैं, जर्नल बॉडी सरफेस से करती है, ठीक है। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम अलग अलग एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि कुछ एनिमल्स हैं, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जर्नल बॉडी सरफेस से ही रेस्पायर करते हैं, है ना। वैसा ही कि ये अपने बॉडी सरफेस से ही ज़्यादातर काम करता है, इसलिए इसका क्या है, लार्ज सरफेस एरिया है, लेकिन वॉल्यूम कम है। क्या है, वॉल्यूम कम है, सरफेस एरिया ज़्यादा है,
वॉल्यूम कम है, ठीक है। अब इसके अंदर उल्टा है, अपोजिट है, इसके पास तो सारी ऑर्गेनली प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके पास सारी फैसिलिटीज हैं। ये जितने भी फंक्शन होते हैं सबको अलग अलग बता रखा है कि भाई तेरा यही काम है, तू यही करेगा। बाउंड्रीज हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि सब मिक्स हो जाएगा, अच्छे से सब कुछ प्रेजेंट है वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर कि भाई जितने भी अलग अलग प्रोसेस हैं, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, अलग अलग सेल ऑर्गेनलिया अलग अलग जो है टाइप की सेल्स परफॉर्म कर रही हैं। तो इसका बेटा सरफेस एरिया कम होगा और वॉल्यूम क्या होगी बेटा इसकी ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए। इसके अंदर सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल हमें पता है, इसके पास क्या होगा मल्टीपल मॉलिक्यूल्स लीनियर एसोसिएटेड विद प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन उसकी फॉर्म में बेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या है डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड प्रेजेंट होता है डीएनए यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। मैम तो शुरू से बता रही है जिसके पास ज्यादा चीजें वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स, तो किसके पास है ज्यादा चीजें यूकैरियोट्स के पास, तो ये क्या है ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज ही है ये पॉइंट कि भाई इसके अंदर तो एब्सेंट है, जब न्यूक्लियस के पास ही नहीं दिया इन्होंने, इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास ही नहीं दी बाउंड्रीज, है ना, तो इसके पास कहाँ देंगे, है ना, ऑर्गेनेलिज को तो नहीं देंगे, तो क्या है एब्सेंट है इसके अंदर। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसी होती हैं जो क्या होती है मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, गोल्गी एपर्टस, ठीक है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बच्चे देखो राइबोसोम हमने पढ़ा ना, दोनों के पास क्या है राइबोसोम है। अब इसके बाद हम सिमिलैरिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है, घबराओ नहीं, सब कुछ बताएंगे मैम आपको, ठीक है। राइबोसोम क्या है 70S है, ठीक है, क्या है 70S है, लेकिन यूकैरियोट्स के पास सब कुछ ज्यादा है भाई, 80S भी है और 70S टाइप का भी है, कुछ केसेस में 70S टाइप भी होता है। माइटोसिस एंड मियोसिस क्या है बच्चे, ये सेल डिवीजन, क्या है सेल डिवीजन, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, है ना, पता है ना हमें। मियोसिस बेटा एंड माइटोसिस एब्सेंट, कोई भी परफेक्ट सेल डिवीजन नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ये याद रखना है हमें। लेकिन जैसे कि हम हैं, हमें पता है हम रिप्रोड्यूस भी करते हैं, प्लांट्स हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा डिवीजन इंपॉर्टेंट होता है मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, है ना। तो अपने पास क्या होता है बेटा प्रेजेंट होता है, सेल डिवीजन अच्छे से होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, सेल अच्छे से डिवाइड करेंगी, तभी तो बेटा मेल और फीमेल गैमेट से जब क्या करते हैं जाइगोट बनता है, मेल और फीमेल गैमेट से जाइगोट बनता है, तभी तो ये क्या है बेटा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है ना, तब क्या बनेगा जाइगोट, जो क्या होता है डिप्लॉइड होता है। वो ये सब सारा प्रोसेस किसके थ्रू होता है मियोसिस के थ्रू, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से इसको याद रखना है। अब ये बात भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर एब्सेंट है, वहीं से रिलेट कर लो, मियोसिस नहीं हो रहा, मियोसिस तो इंपॉर्टेंट है ना बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, उसको क्रोमोसोम्स को भी तो क्या करना है यूनाइट करना है ना, कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मदर से आएगी, कुछ फादर से आएगी, है ना, तो बच्चे के अंदर जाती है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है और यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है। बाइनरी फिजन प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट है, ठीक है। रिप्रोडक्शन होता है प्रॉपर, यहाँ पे सेल डिवाइड करती हैं। साइटोस्केलेटन किसके अंदर था, मैम ने बताया है अभी, किसके अंदर था बेटा यूकैरियोट्स के अंदर, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएटेड फिलामेंट, ठीक है। इसको जब हम साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे धीरे धीरे, जब आपके टॉपिक आएंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, तब हम इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी इनको, ठीक है। मोटिलिटी रोटेटरी मोटर ड्राइव्स बैक्टीरियल फ्लैजिलम, हमने क्या बोला था फ्लैजिलम मूवमेंट के लिए, आ गया ना फ्लैजिलम यहाँ पे मूवमेंट के लिए। अब यहाँ पे तो नहीं होता, इसके पास क्या होता है डायनेन, सीलिया एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिलम काइनेस
एंड मायोसिन, क्या, मायोसिन। ठीक है बेटा, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो लास्ट पॉइंट है, इसको जब हम साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब बेटा तुम बोलोगे कि मैम डिफरेंस तो बता दिया, क्या इनके बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है? ऐसा नहीं है बच्चे, क्या है, सिमिलैरिटी भी प्रेजेंट है। सिमिलर चीजें क्या है, क्या है बेटा? सबसे पहले राइबोसोम प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ना। कुछ ये सिमिलैरिटी भी है बेटा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, अब हम एक इसका कंक्लूजन सा देख लेते हैं कि बेटा आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेल के, क्या है बच्चे, कि भाई सेल जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, वो सेल के अंदर होती हैं। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी के साथ बेटा इन छोटी छोटी चीजों को मैं बता रही हूँ लास्ट में। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि भाई सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना, ये पढ़ लिया हमने। अब फिर हमने क्या पढ़ा बच्चे कि भाई सेल थ्योरी के बारे में। किसने दी थी सेल थ्योरी? कि भाई जितने भी प्लांट और ऑर्गेनिज्म है सभी किससे मिलके बने हैं? सेल से और उसके प्रोडक्ट से, ये हमने पढ़ा। फिर हमने यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा कि भाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हमने फिर प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा कि भाई नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यही पढ़ा है ना हमने। फिर हमने डिफरेंस समझे और लास्ट में हमने क्या समझा? सिमिलैरिटी, कि भाई क्या क्या सिमिलैरिटी होती है। दोनों के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना राइबोसोम से, तो दोनों के पास प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म भी दोनों के पास प्रेजेंट है ना, और सेल मेम्ब्रेन भी, आउटर मोस्ट लेयर, सभी दोनों के पास ही प्रेजेंट है बच्चे। ठीक है, अब हम जो आगे क्लास आएगी नेक्स्ट, उसके अंदर हम सेल मेम्ब्रेन को ब्रीफली करेंगे अच्छे से, एक एक पॉइंट बेटा। उसके बाद फिर हम अलग अलग ऑर्गेनेल्स को टारगेट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चे।